बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा हमने जहाँ पे कल स्टॉप किया था, हमारा हेडिंग तो चल रहा था, वो था रैंक्स ऑफ टेक्सा। लेकिन जो टॉपिक हमने पढ़ना है आज, पेज नंबर 28 पे प्रायोरिटी ऑफ नेम्स के सेकंड पैराग्राफ को आपने देखना है। सेकंड पैराग्राफ वैसे तो ये बयान हो गया था, लेकिन इसमें सेकंड थर्ड लाइन के अंदर लफ्ज़ ढूंढने हैं। Some specific generic and family names are conserved by action of International Botanical Congress. These are called nomina conservanda. This means that some names, even though they are not the oldest legitimate names, are used in reference to the older names. ये मुख्य वर्डिंग है जो मैंने आपको बोलते सुना दी है। अब दोबारा और कीजिए, चूँकि यहाँ पूरी वजाहत नहीं है। यहाँ पे 8 फैमिलीज हैं, 3 4 5 6, जी बिल्कुल, ये 8 फैमिलीज हैं। दीज आर नेम, जहाँ पे ओल्ड नेम लिखा हुआ है, दीज आर ओल्ड नेम्स, ये फैमिलीज के नेम्स। और इसके राइट साइड के ऊपर दोबारा न्यू नेम्स के नाम से इन्हीं फैमिलीज के मजीद नेम्स हैं, और आगे टाइप जीनस का नाम दिया गया हुआ है। अब असूली तौर पर तो होना ही चाहिए था, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, कि जो न्यू नेम्स हैं वही यूज़ होने चाहिए। न्यू नेम्स का मतलब है वो नेम्स जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हैं, और जो ओल्ड नेम्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए था। लेकिन ये 8 ऐसे नेम्स हैं जिनको बाकायदा इंटरनेशनल यूनियन जो थी, यही वाली, बल्कि अब भी हज़ार है, ये इन्होंने बहुत पहले कंजर्व कर दिए थे, कि कहा था कि ये नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये वजह यह है कि इसमें से एक्स्ट्रा फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, बहुत मशहूर फैमिलीज हैं। दोबारा गौर कीजिएगा, ये जो भी हम नाम पढ़ेंगे इसमें से एक दो एक के अलावा तकरीबन सारी की सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके नाम इतने मशहूर थे शुरू से ही कि इनको चेंज करना खासा मुश्किल था। चुनाचे ये प्रोविजन खास तौर पर पढ़ की गई कि अगरचे अब इनके प्रॉपर दूसरे नेम आ चुके हुए हैं, और दूसरा ये भी अभी हमने कल भी पढ़ा है कि फैमिली के आखिर में AC का लफ्ज़ आना चाहिए। ACE कल ये डिस्कस हो चुका है। अब जो ये वाले नेम्स हैं जो अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वैसे आपके पास मौजूद हैं, इनके आखिर में AC का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बाकायदा इंटरनेशनल यूनियन जो है और कांग्रेस है, चार्जर नहीं है। समझ शहजादे अपना माइक ऑफ रखें। बच्चों, क्या करते हैं आप लोग? अपने घर की बातें मुझे सुनाते रहते हैं सबके साथ, और इंटरव्यूज होती है क्लास में, माइक्स ऑफ रखता करें अपने। जी, बहरहाल ये वो नेम है जिनको कंजर्व किया गया है, जिनको यूज़ करने की इजाज़त दी गई है। हालांकि ये मौजूदा रूल्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन ये चूँकि बहुत ही पॉपुलर, बहुत मशहूर, बहुत अहम फैमिलीज थी, और अभी आप देखेंगे दोबारा तो आपको याद आ जाएगा। जब मैंने आपको फैमिलीज पढ़ाई हैं, इसमें से 4 या 5 फैमिली, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 फैमिलीज आपके सिलेबस में शामिल हैं, और मैंने उन पांचों के नेम्स जो हैं एक्सप्लेन किए थे उस वक्त भी, और ये भी आपसे दोबारा एक्सप्लेन हो जाएंगे। जी, पहली फैमिली ओल्ड नेम है ग्रैमिनी, और इसी का न्यू नेम है पोएसी। अब इसके नेम की जो चेंज की रीज़न है, वो अगर जब भी हमने डिस्कस नहीं किया है कि नेम क्यों चेंज किए गए, चूँकि जो न्यू रूल था उसके मुताबिक फैमिली के आखिर में AC का लफ्ज़ आना चाहिए, और फैमिली जिस टाइप के ऊपर बेस कर रही हो उसका नाम तो उस पर आना चाहिए था। अब जब ये नाम रखा गया था ग्रैमिनी, तो ये एक ग्रास की स्पीशीज है, इसका नाम है ग्रामर, उसकी बेस पे ये नाम दिया गया था ग्रैमिनी। अब फैमिली का नेम चेंज किया गया, इसकी टाइप जीनस चेंज हो गई है, टाइप जीनस का नाम है पोआ, और उसकी बेस पे इसका न्यू नेम पोएसी रखा गया। लेकिन चूंकि ग्रैमिनी बहुत मशहूर नाम है, इसलिए लिटरेचर में अक्सर जगहों पे ये नाम आपको ओल्ड नेम न्यू नेम दोनों में से कोई भी मिल सकता है, दोनों इकट्ठे भी मिल सकता है। सेकेंड लफ्ज़ है जी क्रूसीफेरी ओल्ड नेम था, इसका न्यू नेम है ब्रासिकेसी, और ये ब्रासिका टाइप जीनस न्यू जीनस जिसके बेस पे नाम रखा गया है। दोनों आपको मिलेंगे अपनी बुक्स के अंदर। तीसरा नाम लेग्यूमिनेसी, बहुत ही मशहूर, चूँकि ये बहुत बड़ी फैमिली, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिली, और इसका न्यू नेम फेबेसी रखा गया, फेबा जीनस की बेस के ऊपर। चौथा नाम गेटीफेरी लूसिएसी, ये चूँकि आपने नहीं पढ़ी, आपके सिलेबस में नहीं थी फैमिली। नेक्स्ट नेम है जी अम्बेलिफेरी, जिसको अपने APSC के नाम से पढ़ा, और अगला नाम है लेबिएटी, जिसको अपने लेमिएसी के नाम से, ये न्याज़बो वाली फैमिली है।
कंपोजिटी जिसको एस्टी रेसिन्यू नेम रखा गया, कंपोजिटी कंपोजिट इसमें जो थे स्पेसिफिक इनकिल फोर्स हैं उसके बेस पे, और पामी जो है एरी केसी के नाम से, एरी का टाइप के जैसा। ये हैं जी वो आर्ट नेम्स जिनको नोमिना कंजर्वेंटा के नाम से प्रिजर्व किया था, फैमिली नेम्स जो कि रिटेन किए गए मौजूद हैं, अब तक चल रहे हैं स्पेसिफिक अहमियत के हम। बहरहाल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पॉइंट वाइवे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका वाइवा होना है प्रैक्टिकल के हवाले से, तो चूंकि आपके इसमें से 5 फैमिलीज ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, एग्जामिनर किसी भी फैमिली के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इनको अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। हमारा अगला हेडिंग है साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम, ये पॉइंट शायद पहले डिस्कस हुआ था, लेकिन बहरहाल चलें। वो साइंटिस्ट जिसने पहली बार किसी स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है, बयान किया है, जब भी लिटरेचर में कहीं भी हवाला आएगा तो उसका नाम दिया जाना चाहिए। ये ज़रूरी है कि उसका नाम आगे लिखा हुआ हो, अगरचे के बाज़ इसकी एहतियात नहीं की जाती है, लेकिन असूली तौर पर यह नाम मौजूद होने चाहिए। अब इसमें जो एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें मेरे सामने 2 डिफरेंट बुक्स हैं जी, चलिए बहरहाल जो बुक आपके हाथों में है उसके मुताबिक इसमें पहली एग्जाम्पल दी हुई है, नाम है जी सोलिनम नाइग्रम के आगे एल, कैपिटल एल लिखा हुआ है। सोलिनम नाइग्रम के आगे पेज नंबर 28 साइटेशन ऑफ ऑथर्स नेम की बात हो रही है। इसके सामने सोलिनम नाइग्रम जो कि बड़ा मशहूर मारूफ नाम है, इसके आगे कैपिटल एल डॉट, एल लिनियस को शो कर रहा है और ये इंडिकेट कर दिया कि ये वो पौधा है जिसका नाम लिनियस ने रखा था, यानी उसने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया सबसे पहले और उसी ने इसका नाम रखा और उसी के नाम पे ये एल। और दूसरा नाम चेक कीजिए, वर्नोनिया आर्केन्सेना डीसी। अब वर्नोनिया आर्केन्सेना पौधे का नाम है, जीनस स्पीशीज। डीसी जो है एपीडी कंडोले, एपीडी कंडोले को हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं। डीसी उसके नाम की एब्रिविएशन है, ये डी कंडोले के एब्रिविएशन। अच्छा, अब बस का ये होता है कि एक पौधे के नाम के आगे 2 अल्फाज, 2 ऑथर्स के नाम नजर आ जाते हैं। अब 2 ऑथर्स 2 इस तरह से हो सकते हैं, या तो दोनों ने मिलकर काम किया हो, या पहले एक ने और फिर दूसरे ने उस पर कुछ एडिशन वाला किया। बहरहाल इस पर जो एग्जाम्पल दी है आपने नाम चेक करना है। एग्जाम्पल में ओपनशिया पुलरिडाई ब्रिट एट रोज, ब्रिट के आगे ईटी एट डॉट आगे रोज। ब्रिट और रोज 2 साइंटिस्ट के नेम्स के एब्रिविएशंस हैं। ब्रिट ब्रिटेन से है और रोज जे एन रोज बंदे का पूरा नाम है। अब इनके दरमियान में जो एट है ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। लतीनी में एट एंड के माने में इस्तेमाल होता है। एंड, एट मीन एंड, यानी ये और ये 2 ऑथर्स, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया और इसका नाम रखा। कल ये है जो साइटेशन ऑफ ऑथर्स इंडेक्स। जी, हमारा अगला हेडिंग है जी टाइप कंसेप्ट, और ये इस वक्त मैंने पेज नंबर 30 आपकी बुक के मुताबिक है जी, पेज नंबर 29, और जो मैंने सेंड किया हुआ है आपको दूसरी बुक से, ये पेज नंबर 36 है उसका। अब टाइप कंसेप्ट के ऊपर पूरा क्वेश्चन, पूरा नोट आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये डिफ्रेंशिएट और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ रहे हैं। पर इसका जो मैंने बुक भेजी हुई है उसमें 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक है, वो मैंने पॉइंट आउट किया। अगर आपको नज़र आ रहा है क्लियर, मैं इसको बड़ा करने लगा हूँ थोड़ा सा, ये चेक कीजिए। इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्पेसिफिन, ये 2-3 जगह पे इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है। इसमें ऑफ का लफ्ज़ यहाँ था। टाइप स्पेसिफिन और टाइप ऑफ स्पेसिफिन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो है टाइप स्पेसिफिन का नाम आना था, ये मैंने ऑफ को काटा है यहाँ से। कल चूँकि आप लोगों के पास, मेजॉरिटी के पास ये वाली बुक नहीं है, तो इसलिए आपको रखनी पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों के पास ये बुक अगर हो और वो वहाँ से पढ़ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं कुछ इस तरह की। बहरहाल मैं टाइप कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। चूँकि शुरू में या देखिए, फिर ये बात पहले भी हो चुकी कि कोई भी काम, जहाँ भी कोई रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है, शुरू में काम में कुछ खामियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। टाइम के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल लिनियस के बाद से बहुत से लोगों ने काम किया
और जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी, इस वक्त मेरे सामने सिर्फ 8 बच्चे मौजूद हैं, 4 बच्चे छोड़ के चले गए हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? सर उन्होंने लीव कर दी होगी। जिन्होंने लीव कर दिया या तो मैं भी उनको क्लास से लीव कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने क्लास को मजाक समझा हुआ है कि मैं लोगों की 5 कंसेप्शन लगा रहा हूँ जो लोग आज क्लास छोड़ के गए हैं। हम लोगों को कहने का असर कोई नहीं होता। मैं देखता हूँ इस बार कि आपका दाखिला कैसे जाता है लोगों को जो नहीं आ रहे हैं क्लास में। हमने 55 छोड़ गई है, 56 नहीं है, 63 प्रेजेंट है, 63, 64 प्रेजेंट है, 70, 65 एब्सेंट, 73 प्रेजेंट है, 89 प्रेजेंट है, 95 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, 513 है और 520। जी 518 सदर नवाज, 455, 456 और 65, ये 4 बच्चों ने क्लास को छोड़ा है और इन चारों को मैं मजीद कुछ 4 एक्शन लगा रहा हूँ। चलें अब ऐसे करें, अब सब लोग चैट के अंदर भी अटेंडेंस मार्क करें। अब सब लोग जो मौजूद हैं इस वक्त, सब लोग चैट में अपनी अटेंडेंस दोबारा मार्क करें। जस्ट आपने अपने नाम का अगर पी लिखते हैं, जस्ट पी लिखेंगे तो वो महफूज हो जाएगा। चलें जी, टॉपिक चल रहा था हमारा, डिस्कस में क्या कर रहा था, जो टाइप कंसेप्ट डिस्कस होने लगा था। टाइप कंसेप्ट का बैकग्राउंड अभी मैं हिस्ट्री के लिहाज से बता दिया कि शुरू में बंदे जैसे चाहें काम करते हैं, लेकिन बाद में जब रूल रेगुलेशन बन जाते हैं तो उसके मुताबिक फिर काम करना होता है। रूल रेगुलेशन बनाए जा चुके हैं और ये इसीलिए हैं कि अगर एक बंदा कोई चीज़ बयान कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड महफूज रहना चाहिए कि उसने कहाँ क्या काम किया, किस तरह से किया। जब एक नई स्पीशीज किसी बंदे ने डिस्कवर की है, डिस्क्राइब की है, तो उसको वो पौधा या वो पौधे जो उसने स्टडी किए, कहाँ से स्टडी किए, किस डेट पे कलेक्ट किए, उनको स्टडी किया और फिर उनको कहाँ पे महफूज रखा। महफूज रखने के लिए 2 जगह हैं। अक्सर बेशतर जगहों पे ये काम यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में जो मुतल्लिका शोबे के प्रोफेसर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में इतनी जगह मौजूद होती है वहाँ पे अपने म्यूज़ियम के अंदर, उनका म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा होता है जिसको हर्बेरियम का नाम दिया जाता है। हर्बेरियम के अंदर उन चीज़ों को महफूज कर देते हैं। आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने भी प्लांट कलेक्ट करने हैं, 40 वाइल्ड जंगली पौधे आपको कलेक्ट करने हैं, ये शर्त आपको बता दी थी पहले। हर्बेरियम शीट्स बाजार से मिल जाती हैं, हर्बेरियम शीट्स के ऊपर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्केच फाइल लेके हर्बेरियम शीट में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो प्रिंट करके वो साथ अटैच कर लें तो वो भी जस्ट हर्बेरियम शीट ही बन जाएगी। और ज़्यादा के छोटे साइज़ के प्लांट हैं उनको आप इसके ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर बड़ा स्पेसिमेन हो तो उसके लिए ऊपर अदर्स प्लांट कर सकते हैं। अब जिस साइंटिस्ट ने जहाँ से मटेरियल स्टडी किया वो वहाँ से वो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके उसको प्रिजर्व करेगा, हर्बेरियम शीट पे अटैच करेगा और इसको किसी हर्बेरियम में, यानी म्यूजियम जिसको कहा जाएगा आम ज़ुबान में, वहाँ पे इसको महफूज कर दिया जाएगा। उसका हवाला भी देगा कि मैंने इसको किस जगह पे महफूज किया। अब जिस स्पेसिमेन की बेस के ऊपर या जिन स्पेसिमेंस की बेस के ऊपर उसने वो स्पीशीज डिस्क्राइब की है,
उससे या उन्हें टाइप स्पेसिमेन कहा जाएगा, टाइप स्पेसिमेन। अब इसमें चूँकि छोटे-छोटे बहुत से नेम्स हैं और उन सब की वज़ाहत की ज़रूरत है। वज़ाहत इसलिए ज़रूरी है कि चूँकि ये मैंने अभी कहा है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ-साथ बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। पहला लफ्ज़ है जी हॉलोटाइप। अगर वो साइंटिस्ट जिसने खुद स्टडी किया हो और स्टडी करके इंडिकेट किया हो कि ये वाला पौधा, एक पौधा जिसपे वो कहे जी ये पौधा मैंने सामने रखा है और इसकी बेस के ऊपर ये डिस्क्रिप्शन है कि इसकी रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसे है, उसको उसने खुद निशान लगा दिया कि मैंने ये वाला पौधा स्टडी किया, तो उसे कहा जाएगा हॉलोटाइप। जो सबसे इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी है, जिसको उसने खुद कहा कि मैंने इस वाले पौधे के बेस के ऊपर, इस स्पेसिमेन के बेस के ऊपर स्पीशीज को बयान किया है। स्पीशीज के अलावा जीनस और फैमिली के लिए भी सेम यही रूल है। सेकेंड, आइसोटाइप। हॉलोटाइप के अलावा अगर उसी जगह से उसी वक्त जिस वक्त जहाँ से पौधा कलेक्ट किया असल पौधा, उसके साथ कुछ और पौधे भी कलेक्ट कर लिए, 2, 3, 4 ज़्यादा पौधे, तो वो सारे के सारे आइसोटाइप कहलाए, शर्ते के सेम जगह से सेम टाइम पर कलेक्ट किए गए हैं, वो सारे आइसोटाइप कहलाए। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, लैक्टोटाइप। अगर फर्ज कीजिए जिस साइंटिस्ट ने पौधा या पौधे कलेक्ट किए लेकिन उसने किसी भी पौधे को मार्क नहीं किया कि मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च बेस की है, तो बाद में कोई और साइंटिस्ट, यानी यहाँ पे वर्कर का लफ्ज़ है, कोई भी वर्कर वर्कर रिसर्च वर्कर होगा, कोई भी रिसर्च वर्कर ओरिजिनल मैटर जो स्टडी किया था ऑथर ने, जो कि महफूज है किसी जगह पे और उसमें कोई हॉलोटाइप नहीं है, वो किसी एक पौधे को जो है सेलेक्ट कर लेगा उनमें से और उसको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि ये लैक्टोटाइप है जो बाद में सेलेक्ट किया गया है। और सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्ज कीजिए कि किसी ऑथर ने पौधे सेलेक्ट किए रखे लेकिन जो ओरिजिनल पौधा था या पौधे थे वो ज़ाया हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, किसी वजह से आग लग गई या कुछ और चोरी हो गए, तो अब कोई और रिसर्चर साइंटिस्ट जो है दोबारा पौधे कलेक्ट करे और किसी एक पौधे को अनाउंस कर दे कि ये मैंने उस पौधे की जगह पे, अब ये पौधा चूंकि वो ज़ाया हो चुका पहले वाला, तो ये पौधा सेलेक्ट किया है, तो उसे लैक्टोटाइप कहा जाए। अगला पॉइंट है जी सिंटाइप। अगर ऑथर ने 2 या 2 से ज़्यादा स्पेसिमेन खुद लिए और उनका हवाला दिया, हवाला सबको दिया जी ये पौधा है, ये पौधा, ये पौधा है, लेकिन उनमें से उसने किसी को भी हॉलोटाइप ने कहा, तो वो 2 पौधे या 3 पौधे जितने भी उसने स्टार्ट में यूज़ किए थे वो सारे सिंटाइप कहलाए। अगला नाम है पैराटाइप। फर्ज कीजिए कि ऑथर ने 2 या 2 से ज़्यादा पौधे लिए और उनमें से एक को उसने खुद हॉलोटाइप के तौर पर रखा, तो जो बाकी हैं वो सारे के सारे पैराटाइप्स बन जाए। पैराटाइप और सिंटाइप बहुत ज़्यादा सिमिलर है। पैराटाइप सिंटाइप उसको इस्तेमाल किया जाएगा जब वो हॉलोटाइप उसने डेजिग्नेट नहीं किया, और पैराटाइप उस वक्त जब एक हॉलोटाइप है तो और जो बाकी हैं वो पैराटाइप है, और जो ओरिजिनल कल्चर में शामिल थे। और आखिरी है जी नियोटाइप। और ये नियोटाइप और लैक्टोटाइप में भी सिमिलरिटी है, थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा फर्क भी है, नोट करना है। अगर ओरिजिनल सारे का सारा मटेरियल ज़ाया हो गया जो ऑथर ने सेलेक्ट किया था, तो ज़ाहिर फिर कोई और साइंटिस्ट या वही साइंटिस्ट दोबारा मटेरियल कलेक्ट करे और दोबारा एक पौधा सेलेक्ट करे, तो उसको अब नियोटाइप का नाम दिया जाएगा। अब ये इसमें सिर्फ शर्त है कि जो पहला सारा ज़ाया हो चुका है, जबकि जो लैक्टोटाइप थी उसमें यह था कि स्पेसिमेन पड़े हुए हैं लेकिन हॉलोटाइप डेजिग्नेट था, बाद में डेजिग्नेट किया, या सेकंड पॉसिबिलिटी के वो डिस्ट्रॉय हो गया है उस सूरत में। बहरहाल ये है जी वो टाइप सारी की सारी, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये टाइप कंसेप्ट बहुत मशहूर मारूफ है और इस पे बहुत बार ये क्वेश्चन है। कोई भी 2 टाइप्स का डिफरेंशिएट आ सकता है, डिस्क्रिप्शन आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नोट आ सकता है। टाइप कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
इसलिए इसको, इसमें जो पैराग्राफ है ऊपर तार्फी पैराग्राफ के अंदर इसने जीनस एस्टर एग्जाम्पल दी हुई है। जीनस एस्टर टाइप जीनस है, फैमिली एस्टेरेसी के लिए। बैक पेज के ऊपर जो मैंने आपको वो जो थे ओल्ड नेम न्यू नेम, वहाँ पे जितने भी टाइप लिखे हैं वो सब टाइप जेनरा हैं फॉर द फैमिली। इसमें पोआ पोएसी के लिए, ब्रासिका ब्रासी के लिए, फैबा फैबेसी के लिए, ये सब टाइप्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट। और ज़ाहिर है वो टाइप्स साइंटिस्ट ने स्टडी भी करती हैं। जी हमारे पास इतना टाइम है कि ये एक टॉपिक और इसमें कवर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। और जो चीज़ें कुछ कभी रहती हैं इसलिए वो इंशाल्लाह कुछ कल कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो राबे ने दिए हुए हैं और वो कारवान में नहीं है, उनको कल डिस्कस करेंगे। हेडिंग है जी कल्टीवेटेड प्लांट्स, आखिरी हेडिंग है कारवान के मुताबिक पेज नंबर 29 पे, कल्टीवेटेड प्लांट्स। या देखिए कि आमतौर पर हमारी जो ज़्यादा गुफ्तगू होती है वो जंगली पौधों के हवाले से चल रही होती है, लेकिन बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनको इंसानों ने फसलों के तौर पे या खूबसूरत नवाशी पौधों के तौर पे जंगल से उठाया और खुद ग्रो करना शुरू कर दिया, और उनको खुद अब हम ग्रो करते हैं बजाय इसके कोई जंगली हों। उसके बाद उन्हें फर्दर हाइब्रिडाइजेशन भी कराई गई, सिलेक्शन कराई गई और अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर वैराइटीज हासिल की गई। पर जो इस तरह के हैं उनको आखिरकार कल्टीवर्स का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ये एब्रिविएशन है कल्टीवेटेड वैराइटी, कल्टीवेटेड वैराइटीज। असली तौर पर जो कल्टीवेटेड वैराइटीज हैं ये एक स्पीशीज की आगे वेरिएशंस होती हैं। इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आपने जेनेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। जब मेंडल के काम की बात हुई थी तो उसने जो वैराइटीज ली थी सारी की सारी, वो वैरायटी याद रखिएगा, सब स्पीशीज, फॉर्म, कल्टीवेटेड वैरायटी, स्ट्रेन्स, ये वो लफ्ज़ है जिनको मजबूरी तौर पर इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज कहा जाता है। चूँकि आपकी बुक ने इस टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने इसलिए कहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगा, अलग से पढ़ाऊँगा, और वो नाम या वो जो चीज़ें हैं ये रामे में या किसी अदर बुक्स में जहाँ पे दी गई हैं वहाँ से मैं डिस्कस करूँगा। ये उनमें से एक टॉपिक है ये वाला, जहाँ पे ये बहुत थोड़ा दिया हुआ है और इसकी डिटेल इससे ज़्यादा है। इसकी डिटेल्स याद रखिए कि स्पीशीज, जब हम स्पीशीज कहते हैं तो जीनस और स्पीशीज दोनों मुराद होते हैं। उसमें कोई एक नाम, मिसाल के तौर पे आपने नाम पढ़ा और रोज़ा इंडिका, रोज़ा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। अब आगे इसकी डिफरेंट वैराइटीज मौजूद हैं। ऐसे ही गोभी, आपने जो पौधे स्टडी किया उसमें आपकी बुक में अगर जो बुक्स आपने पढ़ी हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 वैराइटीज़ के नेम है। आई एम श्योर कि आप फूल गोभी और बंद गोभी के नाम से वाकिफ हैं, ये हम पढ़ चुके हुए हैं क्योंकि ये वाली फैमिली हमारे सिलेबस में शामिल थी। अगर आप कोई और अच्छी बुक, और उसकी इंडियन ऑथर की बुक है चोपड़ा, उसकी बुक ले लें तो उसके अंदर गोभी की तकरीबन 7 या 8 वैराइटीज़ आपको मिलेंगी। वो सब उसकी कल्टीवेटेड वैराइटीज़ हैं। मैं एक नाम ले रहा हूँ मैं सिर्फ, जो इन दोनों से हट के, चूँकि इनसे आप वाकिफ हैं। ब्रासिका ओलिवेसिया की एक वैरायटी जो है जिसको हम फूल गोभी कहते हैं, दूसरी वैरायटी को हम बंद गोभी कहते हैं, कैबेज मिसाल के तौर पे, पहली कलीफ्लावर, दूसरी कैबेज, और तीसरी केल के नाम से है, KAL। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं पाई जाती है, दुनिया के बहुत से मालिक में बहुत शौक से। और ये याद रखिए कि हमारे यहाँ गोभी आजकल वैसे बहुत महंगी हो गई है, रूटीन में लोग समझते शायद ये अहम सी सब्जी है। याद रखिए सब्जियाँ बहुत कीमती होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए। और केल, गोभी की बाकी तमाम वैरायटी के साथ साथ जो केल है, ये भी गोभी की वैरायटी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यूँ समझें कि सब्जी नहीं है बल्कि ये मेडिसिन है। इसको सब्जी नहीं बल्कि मेडिसिन समझ के खाना चाहिए। वो लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, वो जस्ट केल खाते हैं तो ये दूध से, चूँकि गोभी बहुत सस्ती है और दूध बहुत महंगा होता है जब गोभी का सीज़न है, तो गोभी खा के आप कैल्शियम हासिल कर सकते हैं और विटामिन भी हासिल कर सकते हैं। सर ब्रोकोली भी होती है गोभी की टाइप? जी, आपने मैंने कहा ना कि गोभी की 8-10 वैराइटीज तो इंडिया में पाई जाती है, पाकिस्तान में सिर्फ 2 वैराइटीज अवेलेबल हैं, जबकि दुनिया में इसकी दर्जनों के हिसाब से वैराइटीज हैं। और रीज़न ये है कि हमारे यहाँ लोग, पाकिस्तान के लोग ज़रा ज़्यादा अमीर हो गए हैं, वो समझते हैं कि हमें सब्जी नहीं खानी चाहिए, लेकिन याद रखिए
सब्जी गोश्त से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बंदे को गोश्त चाहिए, लेकिन आपको गोश्त की रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल बंदे को 50 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। एक नॉर्मल बंदे को 50 ग्राम से 100 ग्राम तक डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इंसान को सब्ज़ी इससे ज़्यादा खानी चाहिए। सब्ज़ी और फ्रूट्स अगर आप 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम भी खा लें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप गोश्त 100 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान देगा। लेकिन गोभी गोभी ग्रीन सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ी अगर आप ज़्यादा मकदार में भी खा लेंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहरहाल ये था जी, आज के लिए हमारा लेक्चर तकरीबन मुकम्मल हो गया है और टाइम भी मुकम्मल होने वाले हैं। किसी भी वक्त जो बंद हो जाएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।